गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 9 पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एमिनो एसिड्स के, लिपिड्स के डिस्कस किए थे। तो चलो आज शुरू करते हैं हम विद द ज्विटर आयोनिक फॉर्म। सो ज्विटर आयोनिक फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके पास अभी आपकी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं एंड लेफ्ट साइड आप देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में आपके पास ज्विटर आयोनिक फॉर्म दिखेगी इन अ येलो बॉक्स, राइट? तो क्या होता है ज्विटर आयोनिक फॉर्म? ये आपके सामने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, बट समझ में नहीं आ रहा कि ज्विटर आयोनिक फॉर्म होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं कि इसकी डेफिनेशन से। दिस इज द फॉर्म दैट एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन इवन इन द सॉलिड स्टेट। तो यानी कि ज्विटर आयनिक फॉर्म हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। एमिनो एसिड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बी पोर्शन जो होगा वो ज्विटर आयनिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑलराइट। और साथ के जो दो आपको ए एंड सी पोर्शन दिख रहा है उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं। तो इफ यू डिसॉल्व द इम्यूनो एसिड इन वाटर, अगर हम अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने का मतलब है घुलना, यानी कि उसको मिक्स करेंगे, एक सिंपल सॉल्यूशन हमें मिलेगा जिसमें ये आयन प्रेजेंट होगा। कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? ज्विटर आयन प्रेजेंट होगा। एक ज्विटर आयन जो होता है ना वो एक कंपाउंड होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। सो दिस इज द मेन स्पेशलिटी जो है ज्यूटर आयनिक फॉर्म की, कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता इसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं बच्चों, दैट इज न्यूट्रल। कि जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, ना तो उसपे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही उसपे नेगेटिव चार्ज है। बट ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेपरेट पार्ट्स को कंटेन करके रखता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो एंड नेगेटिव चार्ज भी हो, ठीक है। तो अब हम डायग्राम पे देखते हैं कि क्या कहते हैं डायग्राम, ये रिएक्शन हमें क्या कहती है। उससे पहले मैं आप सभी से यही पूछना चाहूंगी कि आपको इस एरो का सिंबल पता है? इस एरो का एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक केमिकल रिएक्शन में क्या मतलब होता है? तो अगर आप सभी को पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज एरो इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में इन एरो का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ए वाली साइड फॉर्म को, ठीक है, जिसमें क्या है, आपके पास एक कंपाउंड है। आप सभी को पता है जो बेसिक फॉर्म होती है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि कार्बन के साथ चार वैलेंसी फुल करने के लिए आर नाम का एक ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है, जिसमें कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल फिक्स हो सकता है, इथेन, मीथेन, एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन होता है, जो आप हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हो एंड हाइड्रोजन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मार्क करके, राइट। तो हाइड्रोजन आप इस तरह से भी लिख सकते हो एंड दैट वे में भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास सी डबल ओ एच होता है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो, राइट साइड पे भी। जस्ट हैव टू फुल द वैलेंसीज, हमें बस वैलेंसीज को फुल अप करना होता है। एंड वन साइड पे आप अमीनो एसिड्स को लिखते हो, दैट इज NH3। तो क्या है आपके पास इधर ए फॉर्म में आपके पास पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पहली बात तो जब हम बी वाले पोर्शन को देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो बी जो आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज ज्विटर आयन, राइट। तो ज्विटर आयन में क्या है, आपके पास एक एच अगर आप नोटिस करोगे दैट इज रिमूव्ड, एक एच जो है उसे रिमूव किया गया है। तो आप सभी को पता है जब एक एच रिमूव होगा यानी कि अपने ये इरिवर्सिबल एरोस का मतलब हुआ, यानी कि उसमें कुछ कंडीशंस दी गई जिससे वो चेंज हुआ है। और जब एच रिमूव होता है तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी कंपाउंड पर, राइट। तो नेगेटिव चार्ज जब कंपाउंड पे आ जाता है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो गया है। और बी पोर्शन में उसी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है। दैट इज वाई कि ज्विटर आयन जो हमारे पास बी पोर्शन है उसे हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल चार्ज भी कहते हैं, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं ना किसी भी कंपाउंड में। दैट्स वाई। एंड सी पोर्शन जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होकर H2 NH2 बन जाता है एंड यहाँ से ऑलरेडी एच रिमूव हो गया। तो दिस इज द ओवरऑल ज्विटर आयनिक फॉर्म। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं कि यस आई गॉट इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यस, कमेंट गॉट इट।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होता है? मेटाबोलाइट्स, हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर चुके हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? वो सारे कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, राइट। लेकिन मेटाबोलाइट्स क्या होता है? मेटाबोलाइट्स होता है वो इंटरमीडिएट्स होता है। इंटरमीडिएट मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब होता है किसी बीच का पॉइंट। तो वो क्या होता है, जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस चल रहा होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, अब फिर से कंफ्यूजन आ जाती है कि प्रोडक्ट क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है स्टूडेंट्स वो सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, वो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, तो उसका जो प्रोडक्ट यानी कि वो एंड प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखें, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ग्लूकोज से स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, और एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड पे खत्म होता है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट्स ग्लूकोज भी हो सकता है और पायरुविक एसिड भी हमारा हो सकता है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या फिर एंडिंग पॉइंट हो सकता है। तो इसके बीच के जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड के बीच में, उसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। आई होप गॉट इट कि मेटाबोलाइट्स वो सारे बीच के प्रोडक्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के समय पे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं दैट्स आर मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। तो जो मेटाबोलाइट टर्म है आपके पास यहाँ मेंशन किया गया है वो यूज होती है सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे। कहाँ पर यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स पे स्मॉल की जाती है। दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, ऐसा भी मैंने कहा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उसे डिस्कस करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, राइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट उस तरह का मेटाबोलाइट होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस में, राइट। तो मेटाबोलाइट्स जिसके एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये एग्जांपल है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जिसके क्या एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये सारे जो मेटाबोलाइट्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। सिमिलरली हमारे पास क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, यानी कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस हमें दिखाई देते हैं जो, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं इन द इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी हमारे इकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई उससे रिलेटेड कोई फंक्शन हो गया, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई फंक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन या ग्रोथ से रिलेटेड कोई फंक्शन हो गया, तो उससे रिलेटेड फंक्शन में कौन यूज होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज होते हैं। एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गया, माइकोटॉक्सिन्स हो गया। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स जैसे हमें जो सेल्फ डिफेंस को प्रोवाइड कर सकती है, तो ऐसी चीजें हमारे पास एक्स्ट्राली हो गई, राइट, जो रिलेशनल हो गई, तो उन चीजों के एग्जांपल्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ग्लूकोज, लिपिड्स, लैक्टेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये all are examples of primary metabolites. And similarly here antibiotics और mycotoxins जो होते हैं वो secondary metabolite के examples होते हैं। नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो सभी को पता है बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, बट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? वैसे तो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, मैक्रो मींस कोई बड़ी चीज से मतलब है, राइट। तो देयर इज वन फीचर जो कॉमन है सारे कंपाउंड्स में, वो है एसिड सॉल्युबल पूल, कि वो सारे के सारे एसिड सॉल्युबल है, एसिड में अच्छे से घुल जाते हैं। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स, उनका जो वेट है, वजन है, वो कहाँ से होता है? 18 से लेकर 1800 डेल्टन तक का होता है। तो यहाँ पर डेल्टन को हम डीए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, लेकिन वो कंपाउंड्स जो एसिड इनसॉल्युबल है, यानी कि जो एसिड में घुल मिल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ 4 टाइप के हैं। 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से? नंबर 1 प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये 4 तरह के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड में ना घुल नहीं सकते हैं, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंडर आते हैं। These classes of compounds with the exception of lipids, तो इनमें एक एक्सेप्शन केस बन जाता है लिपिड्स। तो वैसे भी हमें स्कूल में भी सिखाया गया, तो एक्सेप्शन केस होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिपिड्स होते हैं ना, इन सब का जो रेंज होते हैं वेट्स की, वो होती है 10,000 डेल्टन्स और उससे अबव। तो 4 टाइप के जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे रिकैप करते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड,
पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स जो क्या आते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी कि वजन हुआ जो इनका, वो 10,000 डेल्टन और उससे ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किसके बेस पर? केमिकल मॉलिक्यूलर वेट्स के बेस पर इन केमिकल कंपाउंड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो 10,000 डेल्टन से कम होता है, राइट, लेस देन 1000 डेल्टन। तो वो केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम होता है उसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाला गया, और सिंपली हम उसे बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं। तो माइक्रो माइक्रो का मतलब ये होता है किसी चीज को छोटे पैमाने में शो करना। तो जिनका वेट मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम हुआ दैट आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी कि आपको पूरा एक्सप्लेन ना करके इन्होंने छोटी सी टर्म यूज कर दी है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब वो चार कंपाउंड्स जो अभी हमने पढ़े जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 1000 डेल्टन से अबव होता है दैट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी इन्हें ही कहते हैं। तो दो तरह से डिफाइन किया गया है एज यूजुअल। आप हर बायोलॉजी की बुक देख सकते हैं, उसका हर किसी के दो दो वे में भी यूज किया जाता है वर्ड को। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कह दीजिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स किसी भी वे में कह सकते हैं। तो हियर इज द रिकैप। बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो गए यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम है एंड उससे अबव हुआ दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में भी वैसे डिस्कस किया था। लिपिड्स क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन केस में आते हैं बिकॉज दीज आर सॉल्युबल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लिपिड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि वो वाटर में अच्छे से घुल सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी हमने इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंडर डाला है। बट ऐसा क्यों किया गया? देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 Dalton, हमने क्या बात की थी? जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना स्टूडेंट्स वो 10,000 से ज्यादा होगा तो उस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन लिपिड्स भी उस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्शन केस क्या दे रखा है कि उनका वेट तो 800 डेल्टन से कम है। तो ऐसा क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। तो जो एसिड सोल्यूबल पोल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को। तो बेसिकली हमने इसे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि इसकी एडवांटेजेस बहुत सारे, इसका जो एप्लीकेशंस है ना वो हर जगह यूज होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस को बनाने में क्या करते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप सभी को पता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड से बनी होती है, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाला गया। बस एक ही लिपिड का जो एक्सेप्शन केस है आपके सामने, टुगेदर ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन को लिविंग टिश्यू के, किसी भी लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिज्म के पूरे केमिकल कॉम्पोजिशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो लिपिड्स होते हैं, इसलिए ही हमने उसे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और पेप्टाइड जो है अमीनो एसिड्स के बीच का जो ग्रुप होता है ना उसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बोर्ड्स। अगर हम अपनी सिंपल वर्ड्स में देखें, देखो आपके सामने ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये है आपके पास एमिनो एसिड्स का, बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी चेन्स जो होती है वो एमिनो एसिड्स बनाती है। तो इस तरह से एक एमिनो एसिड हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इस तरह से मार्किंग चलती है, एंड इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दे आर द लीनियर चेन्स। ये लीनियर चेन्स होते हैं, तो एक साथ काफी सारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना वो मिलकर बनाते हैं हमारे पास प्रोटीन। और ये किस तरह से जुड़े होते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड सभी ने सुना होगा, जो कार्बन कार्बन चेन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड लगता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर सिर्फ एक एक का एलिमेंट जो होता है वो शेयर नहीं करता, दोनों एलिमेंट्स आपस में शेयर करते हैं। अगर हम रफली डायग्राम बनाए तो आपके सामने कार्बन
एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों शेयर करते हैं। तो जहां पर दोनों एलिमेंट शेयरिंग करते हैं वहां पर उसे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वहां उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड जब लिंक करते हैं दो अल्फा एमिनो एसिड से। तो सिमिलरली वहां पर इन्होंने कहा है अगर आपके पास दो एमिनो एसिड्स हुए, एक हो गया आपके पास एमिनो एसिड 1 एंड दूसरा हो गया आपके पास एमिनो एसिड 2, तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड जब आपस में लिंक करेंगे तो एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब दो बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स के बीच में होंगे तो उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स के वे में यहाँ समझाया गया है कि कार्बन 1 से जब अटैच्ड होगा एक अल्फा एमिनो एसिड और N2 यानी कि NH3 होता है ना एमिनो एसिड, तो वो दूसरे से अटैच होगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो सिमिलर हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। आपके सामने पूरी कार्बन की चेन दिखाई गई है और फिर उसके बाद एक एन टर्मिनल दिखाया गया है जहां से एमिनो एसिड का नाइट्रोजन जुड़ेगा और दूसरी जगह आपको कार्बन दिखाया गया है, क्योंकि बेसिकली हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें और कार्बन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो कार्बन के साथ आपकी एक बॉन्ड अटैच होगा और दूसरा बॉन्ड आपके पास नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो जहां पर ये दोनों बॉन्ड आपस में मिलते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने एक बहुत बड़ा डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो छोटी छोटी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी होती है एंड आपस में मिलकर ये क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। वही प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम अगर डायग्राम देखें तो एन टर्मिनल दिखा रखा है, फ्री अमीनो एसिड ग्रुप अगर एन टर्मिनल से यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी टर्मिनल से अटैच्ड। एक साइड सी चेन होती है और एक साइड एन। The primary protein structure is a chain of amino acids that make up the protein. तो ये सारा मिलकर प्रोटीन बनाती है। अमीनो एसिड्स के जितने भी आपको डॉट्स दिख रही है, these all are amino acids, आपको रिप्रेजेंट किया गया एंड किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जो आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और एक आपको एक डॉट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया गया कि किस तरह से इलेबोरेट करके किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ सर्कल में देख रहे हैं वही सर्कल में सारा बेसिक स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन्स होती है प्रोटीन्स की। ईच प्रोटीन एक पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का, यानी कि एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स है, जिसके एग्जांपल आपको ब्रैकेट्स में दिखाए गए हैं, एलेनिन, साइटिनिन, प्रोलिन। ऐसे ही बहुत लंबे लंबे 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। एज पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए आप सभी को पता होना चाहिए एक प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर होते हैं प्रोटीन। अब हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है? हेट्रोपॉलीमर जो होते हैं उसमें अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं और जो होमोपॉलीमर होते हैं उसमें सेम तरह की कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर एज रिप्रेजेंटेड, वहां पर सिर्फ एक तरह के मोनोमर होते हैं जो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक रफली डायग्राम बनाते हैं फटाफट से कि एक प्रोटीन जो है आपके सामने, ये सारे अमीनो एसिड्स की चेन्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रेड से मार्क करूँ तो ये सारे एक जैसे है, तो these are homopolymer. Similarly अगर मैं दूसरी चेन बनाऊं and I take the different colors, ठीक है, यहाँ कलर का मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो वो अलग अलग चेन बनाएंगे, तो these are heteropolymer. तो इस तरह से अलग मॉलिक्यूल्स हुए तो अलग हेट्रोपॉलीमर एंड सेम मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हुए तो होमोपॉलीमर। दिस इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले लेसन्स में, ठीक है। एज पर आपके एनसीईआरटी में यही मेंशन किया गया है। और जितनी भी हम चीजें अपने डाइट में लेते हैं प्रोटीन से रिलेटेड, तो वहां हमें पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से लंबी लंबी चेन्स होती है होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर की। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स में
एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होमोपॉलीमर आपको रिप्रेजेंट कर दिया एंड हेट्रोपॉलीमर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलर हेयर ऑल्सो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड एसेंशियल तब होते हैं जब वो हमारी डाइट और फूड वगैरह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉन एसेंशियल जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं एक्सेप्ट डाइट और फूड, तो वो क्या हो गया हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसीलिए इतनी लॉन्ग चेन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ताकि वो हेल्प कर सके सेल मेम्ब्रेन में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में और इन्फेक्शन एजेंट से फाइट करने में। सम आर हॉर्मोन्स और कुछ एंजाइम्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आई ऑब्जर्व की नीट के एग्जाम्स में काफी आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज लास्ट पॉइंट। कोलेजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। जो एनिमल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम है कोलेजन, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है क्वेश्चन। इसी तरह से जो हमारे पास बायोस्फीयर में प्लांट वाली साइड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म भी एज इट इज आई हुई है, दैट इज रुबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ये पूरी फुल फॉर्म यू शुड लर्न, आपको ये पता होनी चाहिए पूरी फुल फॉर्म रुबिस्को। तो कोलेजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे एनिमल वर्ल्ड की तरफ से, एंड बायोस्फीयर प्लांट वर्ल्ड की तरफ से हमारे पास रुबिस्को जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज यू कैन पॉज द वीडियो, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि 11 नॉन एसेंशियल एंड 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। इसी के साथ लास्टली हम डिस्कस कर रहे हैं सम प्रोटीन्स एंड उनके फंक्शंस, कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स किस किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोलेजन को। कोलेजन जैसे कि अभी आपको पता है एनिमल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपके पास, तो ये जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं वहां पर हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन। इंसुलिन जो है हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जो हमारे जितने भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उसमें प्रोटीन में इंसुलिन जो एक कैटेगरी है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसी के अलावा एंटीबॉडी जो होती है, ये तो आप सभी को पता है एंटीबॉडी का रोल क्या होता है, जो हमारे पास पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती है। रिसेप्टर जो है हमारे, रिसेप्टर नाम से पता लग रहा है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, इन सब में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज GLUT। GLUT का मतलब है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोटीन हेल्प करता है वो है GLUT4। तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, तो ये इनेबल करता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल तक अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, यू कैन आंसर, यू कैन गिव मी द फीडबैक ऑल्सो कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।